हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आप सबको पता है केवीएस पेडागोजी जो है, मतलब जो केवीएस की पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसीज आती हैं, उनमें जो पेडागोजी वाला सेक्शन है उनको कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारा सोशलाइजेशन मतलब फर्स्ट यूनिट जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। सेकंड यूनिट जो है उसको हमने स्टार्ट किया है, और सेकंड यूनिट के कल के चैप्टर में हमने लर्निंग की जितनी भी सीखा कैसे जाता है, अधिगम की प्रक्रिया कैसे होती है, उसकी प्रकृति क्या है, ये सारी चीज़ें समझी थी। अब आज हम लर्निंग थ्योरीज को पढ़ेंगे, मतलब कि सीखने के या अधिगम से रिलेटेड जो जो थ्योरीज बताई गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 4 फेजेस होते हैं अधिगम के, उनको समझ लेते हैं। 4 फेजेस का मतलब क्या है कि सीखने की कुछ प्रक्रिया जो होती है, वो सीखने की प्रक्रिया किन किन चीजों से होकर के गुजरती है। तो इस फेज का जो सबसे पहला है वो क्या है, नीड या फिर आवश्यकता। ये जो 4 फेजेस वाली साइकिल, इसको मोटिवेशन चैप्टर में भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सीखने के लिए ये प्रक्रिया कैसे चलती है उनको समझते हैं। पहले इसमें क्या है, नीड या फिर पर्पस, मतलब आवश्यकता या फिर उद्देश्य। किसी भी चीज को सीखने के पहले सबसे पहले एक उद्देश्य दिमाग में उठता है, या फिर एक जरूरत मतलब सबसे पहले एक जरूरत महसूस होती है। जैसे कि अगर आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपके उद्देश्य उठता है, किसी उद्देश्य से आप किसी चीज को सीखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस है, या फिर आपका स्कूल है, या फिर आपकी कोचिंग है जहां आप पढ़ाने जाते हैं। तो वहां पे पढ़ाने जाने के लिए कम से कम आपको 2-3 घंटे हैं, जो वहां से ले आपके घर से लेकर के आपको कोचिंग तक जाने में या फिर ऑफिस तक जाने में लग जाता है। तो आप सोचते हैं अगर मुझे कार चलानी आती होती या फिर मुझे साइकिल या स्कूटी चलानी आती होती, तो मेरे लिए ये जो रास्ता 2 घंटे का है वो मैं 1.5 घंटे में कवर कर सकता था। तो सबसे पहले उद्देश्य उठा कि ये जो रास्ता इतनी दूर का है, ये रास्ता कम हो सके। इस रास्ते को कम करने के लिए उद्देश्य आया कि हमको कार या फिर स्कूटी सीखनी चाहिए। तो किसी भी चीज को की लर्निंग के लिए या फिर किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है कि उद्देश्य उठता है। जब तक उद्देश्य नहीं है या फिर जब तक कोई पर्पस नहीं है, जब तक कोई आवश्यकता नहीं है, तब तक सीखने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है। तो सबसे पहली चीज क्या हुई, नीड या फिर आवश्यकता, किसी भी चीज को सीखने के लिए। नेक्स्ट क्या है, उद्देश्य तो हो गया कि हमको चलानी आनी चाहिए। उसके बाद लक्ष्य क्या है कि मुझे सीख ही लेना है। मतलब कि पहले तो ये उद्देश्य हुआ, या फिर ये जरूरत महसूस हुई कि यहाँ से वहां तक जाने में अगर हमको कार या स्कूटी चलानी आती तो मेरे लिए यहाँ से वहां तक जाना आसान हो जाता। तो पहले एक जरूरत महसूस हुई, जरूरत होने के बाद एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि हमको स्कूटी चलाना सीख लेना है। तब तक सीखना बंद नहीं होना चाहिए, तब तक सीखने की प्रक्रिया बंद नहीं होनी चाहिए जब तक कि हमको स्कूटी या कार चलानी आ ना जाए। मतलब कि जो हमारे अंदर शक्ति आ रही है, पावर आ रही है किसी भी चीज को करने के लिए, वो किससे आ रही है, उद्देश्य से आ रही है, नीड से आ रही है। आवश्यकता से ही शुरुआत होती है, आवश्यकता से हमारे अंदर पावर या ऐसी फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि इस चीज को हमको सीख लेना है या फिर कर लेना है। तो यहाँ से वो पावर आई। पावर किस चीज में यूज होगी, उस लक्ष्य को पाने में। जो भी हमने सीखने के लिए सोचा हुआ है, उस सीखने को पाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि जब हम ये चीज कर लेंगे तब हमको लगेगा हाँ ये चीज हमने सीख ली है। मतलब कि क्या है, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जो अधिगम की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया है, वो तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि कोई एक निर्धारित लक्ष्य ना हो। अगर आपको परफेक्ट तरीके से कार चलानी नहीं आती है तो फिर आप उसको नॉर्मल जो चलती हुई रोड होती है आप वहां पर नहीं चला सकते हो। लक्ष्य क्या है कि हमको रोड तक प्रॉपर, किसी भी हाईवे हो, कैसी भी रोड हो, हमको हर जगह पर कार चलानी आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोचिंग, कोई घर का रास्ता तो है नहीं, घर की गली तो है नहीं कि वहीं पर ऑफिस होगा या फिर वहीं पे कोचिंग होगी, तो 4 कदम घूम करके, तो नॉर्मली तो कार और बाइक हर कोई चला लेता है, लेकिन एक जो परफेक्शन चाहिए होता है। तो लक्ष्य क्या है कि परफेक्शन होना चाहिए उस चीज को सीखने में, जिससे कि हम दूर का रास्ता भी कवर कर सकें। ठीक, तो जो ये सीखना है उसके लिए सबसे पहले उद्देश्य या आवश्यकता आनी चाहिए। उस आवश्यकता के साथ एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि ये चीज या इस पॉइंट तक हमको पहुंच जाना है। और लक्ष्य से, सॉरी, आवश्यकता से ही एक पावर फील होती है, हमारे अंदर पावर आती है उस आवश्यकता को पूरा करने की। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या आता है, एडजस्टमेंट और समायोजन। समायोजन का मतलब क्या होता है कि आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीच में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बहुत सारे, हो सकता है आपने सीखना स्टार्ट किया, स्कूटी आप चलाना सीख रहे हो, आप गिर गए, पैर टूट गया, या फिर पैर नहीं टूटा तो खरोच लग गई, चोट लग गई। अब ये सब क्या है,
इस प्रॉपर गोल को पाने के लिए सारे कुछ छोटे मोटे फेलियर्स हैं या फिर छोटी मोटी चीज़ें हैं जो फिर आपकी उस लक्ष्य को पाने में बाधाएं आती रहेंगी। लेकिन जब उन बाधाओं, जो भी आपने गोल सेट किया है, उन गोल्स को पूरा करने में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर उन प्रॉब्लम्स के साथ आपने समायोजन करना सीख लिया और एडजस्ट करके आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर उसी को समायोजन कहा जाता है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, उन सब से अगर आपने गो थ्रू कर लिया और उसके बाद भी अपने लक्ष्य पाने की तरफ अग्रसर रहे, तो मतलब कि आपने उस सिचुएशन के साथ समायोजन कर लिया। और इस चीज को सीखने में, लक्ष्य को पाने में जो जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं, उन सारे एफर्ट्स को क्या कहा जाता है? सक्सेसफुल एफर्ट्स ऑफ लर्निंग। लास्ट क्या होता है, अब आपने सारे जितनी भी ऑब्स्टेकल्स वगैरह आई आपके लक्ष्य को पाने में, आपने उनमें समायोजन किया और उसको फाइनली पार कर लिया। पार करने के बाद अब आपको कार चलानी आ गई, मतलब कि फाइनली आपने कार चलानी सीख ली। अब कार चलानी सीख ली तो मतलब अभी तक क्या हुआ था, आपको कार चलानी नहीं आती थी, तो पहले के बिहेवियर में कोई नया बदलाव आ जाए या फिर ऐसी कोई चीज जो पहले से आपके व्यवहार में मौजूद नहीं थी और अब आपके व्यवहार में आ गई है, या फिर अपने आपने अपने व्यवहारों में उसको अर्जित कर लिया है, तो फिर उसी को क्या कहा जाता है? बदलाव कहा जाता है। तो ये बदलाव जब परमानेंट हो जाता है, मतलब कि आपने जो कार चलाना सीखी है, अब उसको आप भूलेंगे तो है नहीं, अनकॉन्शियसली वो आपके माइंड में, भले ही आपने इसका जो एफर्ट था वो कॉन्शियसली किया था, लेकिन इसकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको अब सीख गया कि आपको कार कैसे चलानी है, तो वो क्या हो गया? परमानेंट हो गया। तो स्थायी परिवर्तन आ गया। तो स्थायी परिवर्तन जब किसी व्यवहार में आ जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। उस सीखने की प्रक्रिया मतलब इन 4 चीजों से होकर के गुजरी। सबसे पहले आवश्यकता महसूस हुई, आवश्यकता के लिए हमने एक लक्ष्य डिसाइड किया कि इस चीज को करना है, इस चीज को पा लेना है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसके बीच में जो भी ऑब्स्टेकल्स आई, उन सबको हमने कई सारे एफर्ट्स लगा करके पूरा किया, मतलब समायोजन कर लिया। समायोजन करने के बाद फाइनली हमने उस चीज को सीख लिया, मतलब कि उस चीज से रिलेटेड हमारे व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन आ गया, परमानेंट चेंज आ गया। पहले के बिहेवियर में, जो कि पहला था ही नहीं, कार चलानी तो आती ही नहीं थी, तो पहले वो बिहेवियर में था ही नहीं, अब क्या हुआ? हमने उस बिहेवियर को, उस व्यवहार को अर्जित कर लिया है, तो क्या हो गया? परमानेंट चेंज आ गया हमारे उस बिहेवियर में। तो क्या हो गया? हमने सीख लिया। तो सीखने की प्रक्रिया इन 4 फेजेस से होकर के गुजरती है, तब हम कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया या लर्निंग प्रोसेस हुई। ठीक है, तो ये आपका 4 फेजेस ऑफ लर्निंग। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डायमेंशंस या फिर सीखने के आयाम, जो ये बिल्कुल अभी रिसेंट स्टडीज में ये सब चीजें आई हैं, मतलब कि बाकी के आगे चल के बाकी के साइकोलॉजिस्ट वगैरह ने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद इनको निकाला है। तो ये 2006 की थ्योरी है, जो कि टीचर्स को एक प्रोसेस दिया गया, 5 तरीके दिए गए कि इन 5 तरीकों से आप बच्चों को सिखा सकते हैं, या ये 5 चीजें अगर आप बच्चों में डेवलप करेंगे तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। तो ये दिया किसने था? ये दिया था मार्जिनॉल ने। किसने दिया था? मार्जिनॉल ने दिया था। तो ये आयाम जो थे, जो सीखने के आयाम है, किसके द्वारा दिया गया है? 2006 में मार्जिनॉल के द्वारा दिया गया है। इन्होंने 5 प्रकार की थिंकिंग प्रोसेस बताई कि अगर ये 5 तरीके की थिंकिंग की प्रोसेस होगी तो फिर बच्चा अच्छी तरीके से लर्निंग प्रक्रिया को कर सकेगा, या फिर सक्सेसफुल लर्निंग तभी हो सकती है जब ये 5 तरीके की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बच्चों में ढाला जाए या बच्चों के अंदर डेवलप किया जाए। तो इसमें मेन रोल किसका होता है? टीचर का होता है। टीचर को बच्चे के अंदर ये सारी क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए और इनहिबिट करनी चाहिए। तो जो इन्होंने ये रिसर्च की थी वो किस चीज के बेसिस पे की थी? अलग अलग टीचर्स जो हैं या फिर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके हिसाब से सीखना क्या है, ये सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, उसके आधार पे इन्होंने ये 5 आयाम जो हैं वो निकाले थे। सबसे पहले इसमें क्या होता है? एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस, मतलब कि दृष्टिकोण और धारणा। क्लास में बच्चा आया, ठीक है, बच्चे के आने के बाद टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे के अंदर दृष्टिकोण पैदा किया जाए, एक धारणा पैदा की जाए, कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाया जाए कि टीचर जो आज बताने जा रही है, सिखाने जा रही है, उस चीज को हम सीख लें, या फिर उस चीज का जो ज्ञान है वो हम अर्जित कर लें। तो किसी भी नए नॉलेज को या किसी भी नए ज्ञान को देने के लिए सबसे पहले टीचर की जिम्मेदारी होती है बच्चों के अंदर उस चीज को लेकर के एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करे, या फिर एक धारणा बनाए उस चीज को सीखने के लिए। ठीक, तब उसको हम क्या कहेंगे? पहला स्टेप या फिर पहला आयाम।
अगर बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं डेवलप किया गया, इसमें क्लास का भी बहुत रोल होता है। अगर क्लासरूम का ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया जा रहा है कि बच्चे उस चीज़ को पॉजिटिवली इनहिबिट कर पाए या फिर पॉजिटिवली उस चीज़ के पीछे एटीट्यूड अपना क्रिएट कर पाए, एक धारणा बना पाए कि इस चीज़ को सीखना ही है, ये सीखना चाहिए, तब तक बच्चा सीखने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले है एक पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों के अंदर क्रिएट करें कि बच्चा सीखे। दूसरी चीज, उनके अंदर एक धारणा बनाए कि सीखना जरूरी है। तो फिर इन सब चीजों के होते हुए पहला आयाम बच्चे का पूरा होगा। अब पहली प्रक्रिया हो गई। दूसरी चीज, मतलब बच्चा तैयार हो गया कि हाँ हमको ये चीज सीखनी है या फिर ऐसी सीखनी है, ऐसे सीखना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा आयाम क्या आता है? एक्वायर एंड इंटीग्रेट नॉलेज, अधिग्रहण एवं एकीकरण। इसमें क्या है, बच्चे को हमको एक नया ज्ञान देना है, मतलब कि बच्चे को हमें एक न्यू नॉलेज देनी है। मतलब कि क्या करना है, बच्चा न्यू नॉलेज को क्या करेगा? एक्वायर करेगा। इसके साथ दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि बच्चा जो भी नई नॉलेज या नया ज्ञान एक्वायर कर रहा है, उसको जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, जो पहले का ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान के साथ बच्चा क्या करे? एकीकृत कर पाए। मतलब कि टीचर को बताना पड़ेगा, किसी भी टॉपिक को अगर स्टार्ट कर रहा है तो उसके पूर्व अनुभवों को बोल करके, क्वेश्चंस वगैरह पूछ करके निकालने चाहिए। फिर उसको बच्चे के जो नए ज्ञान है उसके साथ एकीकृत करवाना चाहिए, जिससे बच्चा जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, मतलब जो पुराना ज्ञान है, उसको नए ज्ञान के साथ एक पैटर्न में या फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सके अपने माइंड में। तो दूसरा चीज क्या है? एक्वायर और इंटीग्रेट नॉलेज। जब भी कोई चीज सीखनी जा रही है, हम सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ कभी कभार क्या होता है कि हम किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टार्ट करते हैं कि इस चीज को हमको कर लेना है, लेकिन उस चीज को एक्वायर करने के लिए पहले का जो ज्ञान है उससे रिलेटेड हमारे पास प्रीवियस कोई नॉलेज है ही नहीं, तो हम नई नॉलेज को बस इकट्ठा करते चले जाते हैं, प्रीवियस नॉलेज जो है वो भूलते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उस चीज को हम लर्निंग नहीं कर पाते या सीख नहीं पाते हैं। तो क्या चाहिए, जो आपने पहले सीखा हुआ है उसी के साथ नई चीज को रिलेट करो, इंटीग्रेट करो, एकीकृत करो, तब आपकी वो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो पाएगी। थर्ड क्या है? एक्सटेंड एंड रिफाइन नॉलेज या फिर विस्तार एवं परिशोधन। इसमें क्या है, मान लीजिए आपने नई नॉलेज जो थी वो पुरानी नॉलेज के थ्रू एक्वायर कर लिया और उसके साथ इंटीग्रेट कर लिया, एकीकृत कर लिया। अब क्या करना है, ये नहीं कि वो नॉलेज आपकी हो गई, अब यहाँ पे बात खत्म। अब जो भी चीजें आपने सीखी है उसको कोशिश करिए और ज्यादा डीप में सीखो, उसी चीज की इन डेप्थ नॉलेज लाओ। इन डेप्थ नॉलेज लाने के बाद डीप अंडरस्टैंडिंग करो, फिर उसको क्रिटिकली करके देखो कि मतलब उसको लॉजिक लगा करके देखो, उसको एनालाइज करो, उसमें कुछ भी मिसकंसेप्शन है उनको दूर करने की कोशिश करो, जो भी थोड़ा बहुत डाउट था उसको और ज्यादा पढ़ करके उसके डीप में जा करके उसके बारे में और ज्यादा ज्ञान अर्जित करो। तो मतलब जो चीज आपने एक्वायर की थी, जो भी नॉलेज एक्वायर की थी, एक्वायर करने के बाद आप उसको एक्सटेंड करो, उस नॉलेज का विस्तार करो और गहराई से, और इसके अलावा आप परिशोधन करो, जो भी उसमें गलत परसेप्शंस थे, कॉन्सेप्शंस थे या डाउट थे, उन सबको क्लियर करो। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, उस ज्ञान का विस्तार करो, ज्ञान का विस्तार करने के बाद उसका परिशोधन करो। नेक्स्ट क्या है, यूज नॉलेज मीनिंगफुली। जो कुछ भी आपने सीखा है, आप अगर पर्सनल लाइफ में अपने मतलब कि स्कूल के बाहर के जीवन में अगर आप इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो, तो फिर जो कुछ भी आपने एक्सटेंड किया है या फिर रिफाइन किया है जिस भी ज्ञान को, अब उसको मीनिंगफुली नॉलेज को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने की कोशिश करो, मतलब उसका एप्लीकेशन करो। ये नहीं सीख लिया, सीख करके स्टोर करके रख लिया, जो कुछ भी आपने सीखा है उसको एक्शन में लाने की कोशिश करो। मतलब ऐसी सिचुएशंस जब आए तो उन सिचुएशंस में उन नॉलेज का यूज करना सीखो, तब वो मीनिंगफुल हुआ। तो जो भी आपने ज्ञान सीख लिया है या फिर जो भी नॉलेज है आपकी, उसको मीनिंगफुली यूज करो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उस ज्ञान का यूज करना, ये होता है सार्थक प्रयोग किसी भी चीज का या किसी भी लर्निंग अगर आपने प्रोसेस की है तो उसका। तो और अगर टीचर के पर्सपेक्टिव से बोले तो शिक्षक का ये काम होता है ऐसी सिचुएशंस, ऐसी प्रॉब्लम्स क्लास में क्रिएट करो या बच्चों को दो, जिससे कि बच्चों ने जो कुछ भी सीखा है उसको सार्थक तरीके से यूज कर सकें, जिससे स्थायी रूप से उनके व्यवहार में वो स्थित हो या लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो सके। लास्ट वन इज हैबिट्स ऑफ माइंड, मन की आदतें। मन की आदतें मतलब क्या हो, कंपेयर या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग
इन सब के थ्रू जो कुछ भी आपने अभी तक सीखा है उसको आप दोहराते रहो। क्रिटिकल ऐसी सिचुएशंस आए जिसमें वापस से वो ज्ञान का आपका यूज हो, तो उसमें जो कुछ भी आपकी कंसेप्शंस वगैरह थे उनको क्रिटिकली सोच विचार करके उसमें थोड़ा बहुत अगर चेंज लाना हो तो चेंज लेकर के आइए। जो भी लाइफ की सिचुएशंस हैं उनमें उनका यूज करके उस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, कंपेयर करके देखिए जिससे कि और ज्यादा उसको एलिब्रेट किया जा सके नॉलेज को। तो लास्ट वन इज हैबिट्स ऑफ माइंड, मतलब कि मन की आदतें क्या होती है, भूल जाना। तो उसको भूलना नहीं है, उसको लगातार स्टोर करके रखना है, लगातार सिचुएशंस में यूज करते जाना है जिससे कि वो परमानेंट चेंज आपके बिहेवियर में या फिर आपकी मेमोरी में ला सके, स्टोर करके आप रख सकें। तो ये 5 ऐसे डायमेंशंस होते हैं, आयाम होते हैं जिनके थ्रू किसी भी ज्ञान को स्थायी रूप से स्टोर करके रखा जा सकता है। तो ये किसने बताया था, मार्स नोएल ने बताया था। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसमें हम लर्निंग कर्व्स या फिर थ्योरीज ऑफ लर्निंग है, इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या फिर अधिगम का स्थानांतरण। रियल लाइफ सिचुएशंस में भी देखा होगा आपने कि ऐसा होता है, कोई चीज हमने पहले सीखी हुई होती है वो दूसरी चीज में यूज हो जाती है, तो दूसरी चीज सीखना हमारे लिए आसान हो जाता है क्योंकि हमने पहले वो चीज सीखी हुई थी, उससे रिलेटेड कोई भी चीज। तो इसी को कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। मतलब एक कोई पहले की चीज सीखी हुई है, अब आप कोई नई चीज सीखने जा रहे हैं और पहले की चीज नई चीज सीखने में अगर हेल्पफुल हो रही है तो इसी को क्या कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण। तो 3 प्रकार से अधिगम का स्थानांतरण होता है। सबसे पहला है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सकारात्मक अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण या फिर पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है, अगर आपने पहले कोई चीज सीखी थी, कोई आपका प्रीवियस नॉलेज थी या फिर स्किल थी, कुछ भी ले लीजिए, प्रीवियस नॉलेज या फिर प्रीवियस स्किल आपने सीखी हुई थी और उसको सीखने के बाद अब कोई नई स्किल आप सीखने जा रहे हैं या फिर कोई नई नॉलेज सीखने जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज आपकी हेल्प करे नई स्किल को सीखने में, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब कि अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। जैसे कि मान लीजिए आपको पहले साइकिल चलानी आती थी और साइकिल चलाने की वजह से अब आपने स्कूटी चलाना भी सीख लिया है, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ। या फिर अगर स्कूलिक वे में बोले तो फिर जैसे कि मान लो आपको क्लास में परसेंटेज का टॉपिक पढ़ाया गया और बाद में जब प्रॉफिट और लॉस का टॉपिक पढ़ाया गया तो जो परसेंटेज है उसने आपकी हेल्प की प्रॉफिट और लॉस की क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये क्या हुआ, परसेंटेज सीखा गया था, इसका पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ प्रॉफिट और लॉस सीखने में, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या फिर अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने पहले कोई चीज सीखी हुई थी, कोई प्रीवियस नॉलेज था आपका, और जब आप उससे रिलेटेड कोई न्यू नॉलेज सीख रहे हैं या फिर नई स्किल सीख रहे हैं, तो पहले की जो चीज थी उसने आपकी नई स्किल में डाउट ला दिया या फिर किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गई पहले की नॉलेज की वजह से या पूर्व ज्ञान की वजह से, तो वो क्या होगा, नेगेटिव ट्रांसफर होगा। मतलब कि आपने सीखा था अच्छे के लिए, अब आगे की कोई चीज सीखने में आपको कंफ्यूजन हो रही है या फिर उसी पहले की सीखी हुई चीज की वजह से आपको डाउट उठ रहा है, तो वो किस तरीके का स्थानांतरण हो गया, वो नेगेटिव ट्रांसफर या नकारात्मक स्थानांतरण हो गया अधिगम का। थर्ड है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या फिर अधिगम का शून्य स्थानांतरण। मान लीजिए आपने कोई चीज सीखी हुई है, कोई आपकी प्रीवियस नॉलेज है और अब आप कोई नई नॉलेज सीख रहे हैं, तो इसमें किसी तरीके की ना ही कोई आपकी हेल्प हो ना ही कोई लॉस हो, कोई मतलब ही ना हो इन दोनों का एक दूसरे से, तो वो क्या कहलाएगा, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या फिर अधिगम का शून्य स्थानांतरण। जैसे कि मान लीजिए आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया गया था और आपको ज्योमेट्री पढ़ाया जा रहा है, तो ज्योमेट्री पढ़ने में आपका जो परसेंटेज का टॉपिक है वो किसी तरीके से कोई रिलेटेड ही नहीं है, इसमें किसी तरीके से कोई मतलब ही नहीं है ज्योमेट्री में परसेंटेज का, तो मतलब कि ये जीरो ट्रांसफर हुआ, मतलब परसेंटेज सीखने में और ज्योमेट्री सीखने में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो ये 3 तरीके का अधिगम का स्थानांतरण होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि आपको कह दिया, मान लीजिए कि बच्चे ने परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा था, अब उसको क्लास में प्रॉफिट और लॉस का टॉपिक पढ़ाया गया, तो बताइए किस तरीके से उसका अधिगम का या सीखने का स्थानांतरण हुआ इस जगह पे, तो आप क्या बताएंगे कि वहां पे सकारात्मक स्थानांतरण हुआ है अधिगम का। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं।
इसके अलावा एक होता है प्लेट्यू इन लर्निंग या फिर सीखने में पठार। जो सीखने की प्रक्रिया है वो भले ही कंटिन्यूअस होती है, लगातार होती है, लेकिन हमेशा सेम नहीं होती है, हमेशा सेम नहीं होती है। इनकी जो रेट है या फिर स्पीड है सीखने की, वो हमेशा बढ़ती या घटती रहती है, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ करती है, बढ़ती या घटती रहती है। तो इसी वजह से क्या होता है, कभी कभी सीखने की प्रक्रिया में रुकावट आ जाती है, या फिर आप कह सकते हैं हिंड्रेंस आ जाती है, रुकावट आ जाती है सीखने की प्रक्रिया में। तो जब सीखने की प्रक्रिया में रुकावट आ जाती है या कुछ देर के लिए ठहराव आ जाता है, तो फिर उसी को क्या कहा जाता है, सीखने में पठार। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, स्पेसिफिक टाइप ऑफ लर्निंग ट्रांसफर। लगभग आपने देखा होगा, आपको पढ़ा दिया जाता है ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसी में ये सारे पढ़ा दिए जाते हैं। पर आप ऐसे समझ सकते हो, ये 3 जो है वो कोर होते हैं, और ये होते हैं जो कि उसी से थोड़ा स्पेशल टाइप में आते हैं, डिफरेंट टाइप में आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विशिष्ट प्रकार में लैटरल ट्रांसफर या फिर पार्श्वीय स्थानांतरण की। पार्श्वीय स्थानांतरण मतलब क्या होता है कि मान लीजिए बच्चे ने कोई लर्नेड स्किल थी, मतलब कि पहले से कोई सीखी हुई स्किल थी उसकी, अब उसके लाइफ में उसी से रिलेटेड कोई सर्कमस्टांस या फिर कोई परिस्थिति आ गई, कोई मान लीजिए परिस्थिति आ गई उसी सीखी हुई स्किल के अकॉर्डिंग। तो अगर पहले से सीखी गई स्किल को लाइफ की अदर सिचुएशंस में या फिर परिस्थिति में यूज किया जाए, तो उसको क्या कहते हैं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, इधर लिख देती हूँ। ये मान लीजिए आपकी कोई सीखी हुई पहले से स्किल है, कोई आपने एबिलिटी, कोई योग्यता आपने किसी तरीके की सीख ली, ठीक है। सीखने के बाद उससे रिलेटेड कोई परिस्थिति आई और उस परिस्थिति में आपने पहले से सीखी हुई स्किल का यूज कर लिया, तब उसी को लेटरल ट्रांसफर बोलते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को क्लास में पढ़ाया गया कि 8 माइनस टू इज इक्वल टू 6 होता है, ठीक है। अब वो घर पे आया, घर पे आने के बाद उसके फ्रिज में 8 फल रखे हुए थे, 8 फल में से 2 फल उसने निकाल करके खा लिए, तो वो समझ गया कि अब फ्रिज में कितने फल बचे हुए हैं, 6 फल। तो मतलब उसकी जो लर्नेड स्किल थी, पहले से सीखी हुई स्किल थी, उसने परिस्थिति में उसका प्रयोग किया, तो वो क्या हो गया, लैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या फिर पार्श्वीय स्थानांतरण अधिगम का। नेक्स्ट क्या है, वर्टिकल ट्रांसफर या फिर ऊर्ध्व स्थानांतरण अधिगम का। वर्टिकल ट्रांसफर में क्या होता है, मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई स्किल सीखी, ठीक है, ये स्किल सीखी, अब इस स्किल की हेल्प से उसने कोई हायर स्किल सीख ली, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कोई क्षमता उसने सीखी हुई थी, ठीक है, उसको सीखने के बाद उस स्किल ने उसकी हेल्प की कोई हायर स्किल सीखने में, कोई हायर स्किल्स को जानने में, तो वो क्या हो गया, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया। जैसे कि किसी बच्चे को साइकिल चलाना आता था, अब उस साइकिल चलाने से उसने स्कूटी चलानी भी सीख ली, तो ये नॉर्मल स्किल थी, उसने हायर स्किल उससे सीख ली, तो उससे क्या हो गया, वर्टिकल ट्रांसफर हो गया अधिगम का। नेक्स्ट है सीक्वेंशियल ट्रांसफर या फिर क्रमिकता स्थानांतरण। क्रमिक स्थानांतरण जब होता है किसी भी चीज के अधिगम का, तब उसको कहते हैं सीक्वेंशियल ट्रांसफर। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे, मतलब कई सारे सब्जेक्ट या फिर आपने कई सारे टॉपिक्स सीखे, उन सीक्वेंस, एक दो चीज नहीं, लगातार 4-5 टॉपिक आपने सीखा, अब उसी की हेल्प से आपने कोई नया टॉपिक था उसको भी सीख लिया, तो फिर ये क्या कहलाएगा, सीक्वेंशियल लर्निंग। जैसे कि आपने प्लस सीखा, एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, अब इन तीनों को सीखने की वजह से आपने डिवीजन या भाग की प्रोसेस भी सीख ली, तो इसका मतलब आपका जो सीखना हुआ वो किस टाइप का हुआ, वो हुआ सीक्वेंशियल लर्निंग या फिर क्रमिक अधिगम का स्थानांतरण। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर या फिर अधिगम का क्षैतिज रूप से स्थानांतरण। तो इसमें क्या होता है, ये याद रखिएगा, जो ये क्षैतिज वाला है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने सेम क्लास में आपने कोई चीज सीखी,
कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक था, कुछ भी था, आपने सीखा, ठीक है। मान लीजिए आपने मैथ्स के जो भी सम वगैरह थे वो सब आपने करने सीख लिए, ठीक है। अब सेम क्लास में जब उस सब्जेक्ट की सीखी हुई चीज का आपने दूसरे सब्जेक्ट में यूज कर दिया, तब उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। मतलब उसने यहां से सीखना स्टार्ट किया था, अब उसी क्लास में आने वाली जो दूसरी चीज है वो भी वो सीखता हुआ चला गया। मतलब कैसा हुआ, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर हुआ लर्निंग का। मतलब कि मान लो बच्चे ने मैथ्स में कोई चीज सीखी हुई थी, जो भी कैलकुलेशन वगैरह वाली चीजें होती, वो सारी चीज बच्चे ने मैथ्स में सीखी हुई थी, और बाद में जब फिजिक्स उसको पढ़ाई जा रही थी, तो फिजिक्स पढ़ाने के उसमें जो न्यूमेरिकल्स आ रहे थे, तो वो न्यूमेरिकल क्या कर रहे थे, उस बच्चे की हेल्प कर रहे थे। एक ही क्लास में मैथ्स फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स उसने सीखी हुई थी, उसका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। अब जब उसने फिजिक्स में देखा न्यूमेरिकल्स, तो वो पहले फिजिक्स से डर रहा था, लेकिन जब न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन देखा तो उसने सोचा ये तो मैथ्स से ही रिलेटेड है, तो फिजिक्स में भी उसका अपने आप से इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मतलब कि ये किस तरीके का ट्रांसफर हुआ, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ, ठीक है। लास्ट क्या है, बाइलेटरल ट्रांसफर या फिर द्विपक्षीय अधिगम का द्विपक्षीय स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई चीज सीखी हुई है सोमैटिक ऑर्गन से। सोमैटिक ऑर्गन मतलब क्या होता है, आपने किसी एक अंग से, किसी एक ऑर्गन से कोई काम करना सीखा है, और उस एक अंग ऑर्गन से काम करने सीखने के बाद आपने किसी अदर ऑर्गन से भी वही चीज करना सीख लिया, तो फिर क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बाइलैटरल ट्रांसफर। जैसे कि बच्चे ने मान लीजिए लेफ्ट हैंड से लिखना सीखा, लिखना सीखा, क्या चीज सीखा, लिखना। अब एक ऑर्गन लेफ्ट हैंड से लिखना सीखा था, उसी चीज को मतलब लिखना ही उसने अगर राइट हैंड से भी सीख लिया, दाएं और बाएं दोनों ही हाथों से अगर उसने लिखना सीख लिया, तो वो लिखना सीखना किसमें आएगा, बाइलैटरल ट्रांसफर या फिर द्विपक्षीय अधिगम का द्विपक्षीय स्थानांतरण। तो ये था हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसके अलावा प्लेट्यू इन लर्निंग, स्पेसिफिक टाइप ऑफ लर्निंग ट्रांसफर, और इसके बाद हम एक देखेंगे कुछ लर्निंग कर्व्स होते हैं उनके बारे में। 4 तरीके के लर्निंग कर्व्स होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रेट लाइन कर्व, दूसरा होता है कॉनकेव लर्निंग कर्व, चौथा होता है कॉन्वेक्स लर्निंग कर्व, और लास्ट होता है मिक्स्ड कर्व। तो इनको कर्व के थ्रू बना करके देख लेते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लर्निंग कर्व्स, मतलब अधिगम वक्र। अधिगम वक्र मतलब किन किन स्पीड से या फिर कौन कौन सी स्पीड से कितने समय में कैसे कैसे बच्चे सीखते हैं, उसी को अधिगम वक्र कहा जाता है। या फिर किस मात्रा में बच्चे सीख रहे हैं, किस गति के साथ सीख रहे हैं, और कितनी उन्नति सीख कर रहे हैं, उसको जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर ग्राफ के थ्रू दिखाया जाता है, तब उसी को कर्व ऑफ लर्निंग या फिर अधिगम वक्र कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, स्ट्रेट लाइन या फिर सरल रेखीय कर्व। सरल रेखीय कर्व में वो क्या होता है कि ये P फॉर परफॉर्मेंस है और T फॉर टाइम। इतने टाइम में बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी रही, उसी को मतलब उसी का ये ग्राफ है। इन दोनों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परफॉर्मेंस और टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है। जब बच्चा समान रूप से सीखता है, ना कम ना ज्यादा, तब उसको स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं। मतलब कि बच्चे की सीखने की गति ना कम हो रही है ना बढ़ रही है, वो एक पॉइंट के हिसाब से बढ़ती जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन या फिर सरल रेखीय वक्र। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स कर्व या फिर उन्नोत्तर कर्व। उन्नोत्तर कर्व वर्ड से ही पता चल रहा है, उन्नति की तरफ बढ़ता हुआ कर्व, तो उसको कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व। कॉन्वेक्स कर्व में क्या होता है, बच्चा शुरुआत में कम सीखता है। शुरुआत में बच्चे की जो सीखने की गति होती है वो धीमे होती है, लेकिन धीरे धीरे वो सीखने में अपने इम्प्रूवमेंट करता है, और इम्प्रूवमेंट करने के बाद उसकी सीखने की गति बढ़ जाती है। मतलब कर्व इसका कैसे बनेगा, शुरुआत में वो धीरे धीरे सीख रहा था, लेकिन बाद में उसकी सीखने की गति बढ़ जाती है। तो इस तरीके का जो कर्व होता है उसको कॉन्वेक्स कर्व या उन्नोत्तर कर्व कहते हैं। इसको पॉजिटिव कर्व भी कहा जाता है। थर्ड है हमारा कॉनकेव कर्व या फिर नतोदर वक्र। नतोदर वक्र में क्या होता है, बच्चा शुरुआत में तो तेजी से सीख रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी सीखने की गति धीरे हो जाती है। ये सब जो है वो पठार है। सीखने की गति धीरे का मतलब क्या हुआ कि एक समय आया जिसकी जहाँ पे उसकी सीखने की जो गति थी वो कम हो गई, मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पठार आ गया उसके सीखने में। पठार क्यों आया, हो सकता है उसकी मेंटल कोई प्रॉब्लम हो, या फिर उसकी कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो, या क्लासरूम में उसको बुली किया जा रहा हो, बच्चे
उसको परेशान कर रहे हो या फिर घर में जो पेरेंट्स का माहौल है वो अच्छा ना हो, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से सीखने में पठार आता है। तो कॉन्वेव कर्व में यही है कि बच्चा शुरुआती में तो अच्छा सीख रहा होता है, स्टार्टिंग में उसकी गति अच्छी होती है, लेकिन बाद में उसकी सीखने की गति या तो धीमी हो जाती है या तो सीखने की गति कम हो जाती है, सीखने में पठार आ जाता है। तो इसको कॉन्केव कर्व या फिर नेगेटिव कर्व भी इसको कहा जाता है, नकारात्मक वक्र भी इसको बोला जाता है, इसको सकारात्मक वक्र बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड कर्व या फिर मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र को एस वक्र भी कहा जाता है, एस कर्व भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सीखने की गति कैसी होती है, बच्चा भूलता है सीखता है, भूलता है सीखता है, भूलता है सीखता है। जब इस तरीके का कर्व बनता है तो उसको मिक्स्ड कर्व कहते हैं या फिर मिश्रित वक्र या फिर एस कर्व बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लर्निंग के बारे में सब कुछ। अब इसके बाद हम कोल्स की लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे, लर्निंग स्टाइल, इसकी लर्निंग स्टाइल कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ कोल्ब की लर्निंग थ्योरी पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपके जितनी भी लाइन वाइज बिहेवियरिज्म में जो जो थ्योरीज आती है, कंस्ट्रक्टिविज्म में जो जो थ्योरीज आती हैं, इसके अलावा टीचर का रोल क्या होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोल्स लर्निंग थ्योरी, इसको कहते क्या है हिंदी में, कोल्ब के अधिगम का सिद्धांत। इनके हिसाब से जो सीखने की प्रक्रिया है या फिर बच्चा जो सीखता है वो किस वजह से सीखता है, अनुभवों के आधार पर सीखता है, अनुभवों के आधार पर सीखता है या फिर एक्सपीरियंस के आधार पर सीखता है, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है। इसी वजह से इनकी लर्निंग को एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहा जाता है। इन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग को या फिर अनुभवात्मक अधिगम को एक साइकिल के थ्रू डिस्क्राइब किया है, इस वजह से इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल भी कहा जाता है, जो कि कोल्ब्स के द्वारा दी गई है। इनके हिसाब से जो नॉलेज क्रिएट होती है या फिर बच्चा जो भी ज्ञान अपने आप क्रिएट करता है वो किसकी वजह से होता है, अनुभवों के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से या फिर अनुभव के रूपांतरण के कारण ही बच्चा सीखता है। बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, उन एक्सपीरियंस के थ्रू एक साइकिल से होकर के बच्चा गुजरता है, तब बच्चा सीखता है। मतलब कि जो नॉलेज क्रिएट होती है किसी भी बच्चे के अंदर वो किसकी वजह से होती है, अनुभवों के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। एक अनुभव ट्रांसफर होकर के एक साइकिल से होकर के गुजरता है और बच्चे का फाइनली जो एक प्रक्रिया है साइकिल सीखने की वो कंप्लीट होती है। तो इनके जो साइकिल बताई गई है उसमें 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आता है मूर्त अनुभविक या फिर कंक्रीट एक्सपीरियंस। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में क्या होता है, बच्चा मूर्त रूप से किसी चीज को देखता है और देख करके उससे सीखता है। ठीक, पहले उसने क्या किया, सिर्फ देखा। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, मूर्त रूप से किसी चीज का अनुभव हुआ किसी बच्चे को। ठीक है, मूर्त रूप से जब उस चीज का अनुभव हुआ, अब बच्चे के अंदर उस चीज का अवलोकन या फिर चिंतन होना स्टार्ट हुआ। जो भी उसने अनुभव किया था, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस था उसका, उस अनुभव का उसने चिंतन करना, थॉट प्रोसेस स्टार्ट की, उसके बारे में सोचना, विचार करना, चिंतन करना स्टार्ट किया। मतलब कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन किया, रिफ्लेक्टिव अवलोकन किया, देख करके उस पर चिंतन स्टार्ट किया, चिंतन का अवलोकन किया। ठीक है, अब उस पर उस अनुभव के ऊपर चिंतन करने के बाद, बहुत ज्यादा उस पर सोच विचार और रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या करता है, अब जब उस चीज पर वो बहुत ज्यादा सोचेगा विचारेगा तो उसके अंदर उसी अनुभव से रिलेटेड कुछ नए और अमूर्त अनुभव जागृत हो जाएंगे, नए कॉन्सेप्ट, नए आइडियाज, नई तरीके की चीजें उसके माइंड में अपने आप ही उससे रिलेटेड आने लगेंगी। ठीक है, मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन हो जाएगा उसका प्रीवियस कॉन्सेप्ट के आधार पर या फिर प्रीवियस अनुभव के आधार पर। अब उसने क्या किया, जो भी पहले मूर्त चिंतन किए, मूर्त अनुभव लिया था, उस मूर्त अनुभव का जो उसने चिंतन किया था, उस चिंतन के फलस्वरूप उसके दिमाग में अब उसी चीज से रिलेटेड एक नए कॉन्सेप्ट, नए आइडियाज, नए अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बनने स्टार्ट हो गए। अब क्या करेगा, इसके आधार पर वो उन चीजों का क्रियात्मक रूप से प्रयोग करेगा, एक्टिव एक्सपेरिमेंट करेगा उन सब चीजों के ऊपर। तो मतलब एक्टिव एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, अब वो फाइनली उस चीज को अपने जीवन में ला रहा है, मतलब कि वो एक्शन में अपने ला रहा है, मतलब एक्टिव एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उन सब चीजों पे क्रियात्मक प्रयोग कर रहा है। तो ये एक पूरी साइकिल के बाद बच्चे ने जब यहाँ पर उसको करके देख लिया, मतलब कि उस चीज में बच्चे ने वो चीज सीख ली।
बच्चे का जो सीखने का तरीका किस प्रकार हुआ, अनुभव के आधार पर हुआ। मूर्त अनुभव किया, मूर्त अनुभव के बाद उस अनुभव के ऊपर चिंतन किया, चिंतन करने के बाद उसके दिमाग में और ज्यादा नए कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज डेवलप हुए। उन नए कॉन्सेप्ट और डेवलप्स के आधार पर उसने प्लानिंग की और प्लानिंग करके उनको एग्जीक्यूट किया, क्रियात्मक प्रयोग किया। तो ये एक साइकिल है जो कि कोल्स ने लर्निंग थ्योरी में बताई है। इनकी थ्योरी में दो चीज है, एक लर्निंग साइकिल बताई है जिसमें 4 है, एक लर्निंग स्टाइल बताई हुई है। अब कल के वीडियो में हम लर्निंग स्टाइल देखेंगे जो कि गोल्स ने बताई है, और एक नॉर्मल लर्निंग स्टाइल बच्चे के क्या होती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद फाइनली हमारी पावलोव वगैरह की, स्किनर की, इन सब की जो थ्योरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।